हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का टॉपिक है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा कोई सरफेस है और सरफेस पे हमने ये इमेजनरी मान लीजिए नॉर्मल कंसीडर कर दिया है। तो अगर मान लीजिए अगर कोई लाइट रे ऐसे ऑब्लिकली अगर आता है और आने के बाद जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और क्या हो जाता है कि एक्चुअली उसका कुछ पोर्शन तो देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये मान लो साइन ये आर हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ऐसा कह सकता है। और फिर यहाँ से क्या हो जाता है कि एक्चुअली ये जो लाइट एक्चुअली ऐसे ट्रैवल करना चाहिए था मान लीजिए, लेकिन अगर ये डेंसर मीडियम है, सपोज ये डेंसर मीडियम है और ये मान लीजिए रेयर मीडियम है, तो इस केस में क्या हो जाता है लाइट एक्चुअली क्या होता है कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है तो लाइट कैसे ट्रैवल करनी चाहिए, तो ऐसे ट्रैवल करनी चाहिए। तो ये जो एंगल है इसको भी एंगल आर ऐसे कहते हैं। तो एक्चुअली जो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर जो होता है ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है साइन आई। तो ये जो हम ये एंगल की बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर ये कांस्टेंट रहता है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही स्नेल्स लॉ ऐसे कहते हैं। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऐसे कहते हैं। लीजिए अगर हमने दूसरा अगर मीडियम कंसीडर किया, अगर हमने इसको बाहर वाले को अगर हम डेंसर मीडियम कंसीडर करते हैं और इसको नीचे को अगर हम रेयर कंसीडर करते हैं और मान लीजिए ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, तो ये एंगल इसके साथ बनाएगा तो ये एंगल आई बन जाएगा। तो ये क्या है कि एक्चुअली अगर ये रेयर मीडियम है तो लाइट जब ट्रैवल करने के बाद एक्चुअली जब सरफेस को टकराने के बाद क्या होनी चाहिए, तो एक्चुअली ये अगर रेयर मीडियम होने के कारण क्या होता है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे हो जाएगा मान लीजिए। तो ऐसे 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 उसके उसमें प्रोपगेट करेगी। तो ये जो आई आर है तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या है कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर ये भी क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम स्नेल्स लॉ ऐसे कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी मान लीजिए अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है लाइट, तो अवे फ्रॉम अगर मान लीजिए डेंसर टू कहाँ जा रहा है, तो रेयर जाएगा। तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो कैसा होगा, रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। अगर मान लीजिए वही लाइट क्या है, मान लीजिए रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा, तो रिफ्रैक्टेड लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी क्लोजर टू द नॉर्मल। तो इसमें क्या हो जाएगा, लाइट क्लोज आ जाएगा नॉर्मल के। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रेज आर इन अपोजिट टू नॉर्मल। तो मान लीजिए ये हमारा सरफेस है और ये हमारा नॉर्मल है। ये अगर हमारा इंसिडेंट रे है तो मान लीजिए ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे सपोज, तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो रिफ्रैक्टेड। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या है, तो अपोजिट आ गए नॉर्मल के। इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन वन प्लेन। तो ये क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, जो नॉर्मल होता है, तो क्या होता है कि वो एक ही प्लेन में लाई करती है। और जो एंगल साइन एंगल है आई का और साइन एंगल है आर का रिफ्रैक्टेड रे का, अगर हम उसका रेशियो ले लें तो ये हमेशा कांस्टेंट आता है फॉर दो मीडियम के लिए। तो इसको ही बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इस कंसेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मान लीजिए दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम एक डेंसर मीडियम है। सपोज रेयर मीडियम से एक लाइट आ रही है और वो इंसिडेंट रे आने के बाद क्या हो गई कि एक्चुअली सरफेस को टकराने के बाद रिफ्रैक्ट हो गई और वो एक्चुअली डेंसर मीडियम होने के कारण क्या हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। तो अगर हम इसको रेशो लिखते हैं साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इन दो मीडियम के लिए, तो ये क्या आएगा, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट है इसको ही क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये क्या होता है कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेफरेंस टू 1 ऐसे लिखते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेफरेंस टू फर्स्ट मीडियम, तो इसको ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है कि ये वैल्यू हमेशा कितना आएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर के बराबर आएगा। तो यही क्या है, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मान लीजिए अगर हमारा ये नॉर्मल है और ये हमारा सरफेस है, तो अगर मान लीजिए लाइट अगर एग्जैक्टली नॉर्मल के अलॉन्ग ही आ रही है ट्रैवल करके, तो रिफ्रैक्टेड लाइट भी क्या होती है कि अनडेविएटेड जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको लाइट को अनडेविएटेड जाना है, अनडेविएटेड लाइट तभी पास करेगी जब वो लाइट कैसे ट्रैवल करते हो, अलॉन्ग द नॉर्मल। तो जब भी लाइट अलॉन्ग द नॉर्मल ट्रैवल करेगी तो अनडेविएटेड रिफ्रैक्ट होके यहाँ जाएगी दूसरे मीडियम में। तो मान लीजिए ये मीडियम 2 है और ये मान लीजिए मीडियम 1 है। तो मीडियम 1 से मीडियम 2 या मीडियम 2 से मीडियम 1 अगर लाइट अगर हमेशा ट्रैवल अनडेविएटेड करना चाहती है, तो वो जो है सरफेस के साथ वो लाइट हमेशा कैसे अलॉन्ग द नॉर्मल ही ट्रैवल करनी चाहिए। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई तो लाइट रे जो है वो किसी मान लीजिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे प्रिज्म जैसे मटेरियल के ऊपर आता है, तो एक्चुअली अगर हम इसको यहाँ ऐसे अगर यहाँ इसको नॉर्मल कंसीडर कर दे, तो इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं तो लाइट क्या हो जाती है कि टुवर्ड द सरफेस आनी चाहिए। और फिर यहाँ से भी अगर हम नॉर्मल कंसीडर करें तो क्या करनी चाहिए, लाइट एग्जैक्टली ट्रैवल करने के बाद अवे जाना चाहिए। तो एक्चुअली ये जब लाइट है, ये कौन सी लाइट है, तो ये वाइट लाइट है। तो ये वाइट लाइट क्या होती है, दिखने में हमें एक दिखती है, बट एक्चुअली होता क्या है कि एक्चुअली ये अलग अलग लाइट में यानी कि बेंड हो जाती है, यानी कि 7 कलर्स में बेंड हो जाती है फाइनली। तो जो उसका सबसे ज़्यादा VIBGYO और सपोज R, तो यानी कि वाइट लाइट जो भी जब भी ट्रांसपेरेंट मीडियम या थिकर मीडियम है जैसे प्रिज्म जैसा या ग्लास जैसा मटेरियल है, तो जब वो उसमें से पास करती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है या फैल जाती है, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो उसको ही क्या कहते हैं, तो उसको ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है कहते हैं। तो जो वायलेट होता है वो मैक्सिमम बेंड होता है, मैक्सिमम बेंड हो जाता है, और जो रेड होता है वो क्या होता है, लीस्ट बेंड हो जाता है। जो बेंडिंग ऑफ लाइट है तो सबसे कम बेंडिंग रेड के लिए रहेगा और मैक्सिमम बेंडिंग जो रहेगा वो वायलेट के रहेगा, और इनके बीच में जो भी कलर है उसके प्रोपोर्शन में उनका बेंडिंग हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए हमने एक डेंसर मीडियम लिया है और डेंसर मीडियम से मान लीजिए कोई तो लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइट रे ट्रैवल कर रही है। तो एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल है कि जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये लाइट बाहर नहीं जा रही है, तो रादर क्या हो रही है कि अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल कि उसके बाद क्या है कि लाइट एक्चुअली रेयर मीडियम में जा ही नहीं रही है, तो अंदर ही डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों एक्चुअली एक ही सरफेस में हो रही है। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल है और ये जो फेनोमेना है कि लाइट एक ही मीडियम में कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट कर रही है, तो इस फेनोमेना को ही कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए एक कोई इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रहा है, तो एक्चुअली उसने ऐसे ट्रैवल करना चाहिए था, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए ये मीडियम टू अगर डेंसर है तो क्या हो जाएगा, डेंसर है तो ये लाइट टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी और इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मान लीजिए ये मीडियम 2 अगर मान लीजिए रेयर है कंपेयर टू मीडियम 1, तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि यहाँ ऐसे शिफ्ट होके ये जो एंगल है इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डिपेंड करेगा कि मीडियम 2 रेयर है या डेंसर है कंपेयर टू मीडियम 1। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द मीडियम या ऑप्टिकली जो भी उनका डेंसिटी है, तो उसकी वजह से जो भी उनमें डिफरेंस आ रहा है या बेंडिंग ऑफ लाइट आ रहा है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द मीडियम चेंज, तो उसको ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे क्या जनरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं एयर के साथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का होता है उसका वैल्यू होता है जनरली 1 होता है। तो एक्चुअली स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ एयर, यानी हम उसको मीडियम 1 कहेंगे, मल्टीप्लाइड बाय साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसको हम मीडियम 2 कहेंगे, इंटू साइन आर। तो
तो एक्चुअली ये जो रेशो है, ये रेशो हमेशा क्या रहे, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो n1 है, तो एयर का हमने कितना पकड़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा साइन आई। अगर हम इसको साइन आर से डिवाइड करेंगे, साइन आर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n2/n1 हो जाएगा। यानी कि हमने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेयर में किया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के कंपेयर, यानी कि एयर के कंपेयर में किया है। तो ये जो n2/n1 है, तो n2/n1 को कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेफरेंस टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेफरेंस टू मीडियम 1, मीडियम 1 हमने एयर लिखा है, तो इसको ही क्या कहते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऐसे कहते हैं। तो जब भी हम एयर या वैक्यूम के साथ जब भी कोई कंपैरिजन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो इसको ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल या मीडियम। क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट क्या है, देखिए हमने यहाँ एक्चुअली यहाँ एयर पकड़ा है, यहाँ वाटर पकड़ा है। तो मान लीजिए अगर हमारा कोई भी डेंसर मीडियम, अगर डेंसर मीडियम से मान लीजिए कोई लाइट रे आ रही है, तो ये क्या होनी चाहिए, तो ये एक्चुअली एयर में जा रहा है, तो क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होनी चाहिए थी, राइट। तो मान लीजिए अगर हमने और थोड़ा एंगल बढ़ाया, मान लीजिए ये एंगल हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, तो जिससे क्या हो जाएगा कि ये जो डिफ्लेक्शन है, तो ये रिफ्रैक्शन जो है, तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा एक पर्टिकुलर एंगल आ जाएगा, एक पर्टिकुलर एक एंगल है, तो जिसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे, वो क्या करेगी, एक्चुअली सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, राइट। तो यानी कि वो ग्रेस करके जाएगी, तो ग्रेस करके जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एयर में भी नहीं जा रही है और वाटर में भी एग्जैक्टली नहीं जा रही है, लेकिन ग्रेस करके जा रही है। तो एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल कि जहाँ क्या हो रहा है कि साइन आर जो है, साइन आर क्या हो रहा है, तो 90 डिग्रीज हो रहा है। साइन आर क्या है, तो एंगल हमें किसके साथ पकड़ना है, नॉर्मल के साथ पकड़ना है ना। तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मान लीजिए 90 डिग्रीज एंगल बना रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल है आई का, तो उसको क्या कहेंगे, आई यानी कि इंसिडेंट रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। मान लीजिए अगर हमने ये क्रिटिकल एंगल से भी थोड़ा सा अवे अगर जाके मान लीजिए और लिया, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए अगर हमने थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा मान लीजिए एंगल ले लिया, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ ग्रेजिंग करने के बजाय, क्या करेगा, ये लाइट रे, सॉरी ये एरो ऐसा चाहिए, तो ये क्या है, ग्रेजिंग करने के बजाय ये क्या हो जाएगा, लाइट अंदर ही रिफ्रैक्ट करना चालू कर देगी। तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जब भी मान लीजिए उसी मीडियम में अगर लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है, तो उसको ही कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसा कहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर एंगल है कि जहाँ साइन आर 90 डिग्रीज हो जाएगा, तो ये जो आई का जो वैल्यू है, इसको ही क्या कहते हैं, तो क्रिटिकल एंगल ऐसे कहते हैं। हमें एग्जैक्टली एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर हमें प्रूव करना है, तो ये जो होता है, मान लीजिए इंसिडेंट रे मीडियम 1 से नॉर्मल के साथ या सरफेस के साथ अगर मान लीजिए एंगल बना रहा है, तो ये एंगल आई कहते हैं। अगर मान लीजिए ये जैसे ही वो रिफ्रैक्ट हो जाए, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद हम इसको एंगल आर ऐसे कहते हैं। और ये जो एंगल आर है, तो ये जब भी मान लीजिए सरफेस के साथ ये मान लीजिए नॉर्मल है वापस, तो नॉर्मल के साथ मान लीजिए हम इसको क्या है कि R1 ऐसा एंगल बना रहा है, ऐसा है हम कह सकते हैं, या I1 भी कह सकते हैं, चलो इसको I1 कहते हैं। तो ये जो एंगल है इसको हमने I1 कहा। और ये जो है, ये जहाँ से ये बाहर निकला रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको इमर्जेंट रे ऐसे कहेंगे। तो हमने स्नेल्स लॉ से देखा है, तो देखिए स्नेल्स लॉ से हमने क्या सीखा है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमने स्नेल्स लॉ से देखा है। और दूसरा क्या है कि मान लीजिए अगर हम यहाँ नीचे ही देखें, यहाँ इस, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई वन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन ई होना चाहिए। तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए अगर ये दोनों कांस्टेंट है, यानी कि एक ही वैल्यू दिखा रहे, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू, तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, तो साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन ई होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको देखें, तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट आना चाहिए।
तो इसमें अगर मान लीजिए ये भी हमारा नॉर्मल है, ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल है, ये हमारा सेकंड नॉर्मल है, तो दोनों नॉर्मल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर ये आर और एंगल I1 देखे, एंगल आर और एंगल I1 क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट पैरेलल लाइन की अगर बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो ये सेम हो जाएंगे। तो यानी कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल I1 आ गया। तो यानी कि अगर हम इसको देखें तो क्या हो गया, साइन आई मल्टीप्लाइड बाय साइन ई की बात करते हैं, साइन आई इंटू साइन ई की बात करते हैं, तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन आई इंटू साइन ई। साइन इसमें क्या हो जाएगा, साइन आई इंटू साइन ई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन I1 मल्टीप्लाइड बाय साइन आर हो जाएगा। लेकिन जो भी हमने कंसिडर किया है तो ये क्या है, ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। लेकिन ये जो यहाँ हमने जो कंसिडर किया है तो ये क्या कंसिडर किया है, मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ जा रहा है। तो यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन ई और साइन I1 के बराबर आना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया है, साइन आर इज इक्वल टू साइन एंगल आर इज इक्वल टू एंगल I1 है, तो यानी कि अगर ये और ये वैल्यू अगर डिनोमिनेटर की सेम है तो यानी कि क्या होना चाहिए, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई आना चाहिए। तो यानी कि अगर दोनों साइड को अगर हमने साइन रिमूव करे तो क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। तो आपको याद रखना है कि जो भी इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे होता है उसकी वैल्यू हमेशा, अगर आप एक ही मीडियम में अगर वापस उस रे को रिफ्रैक्ट करके वापस ला रहे हैं तो दोनों का वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा या कांस्टेंट आएगा। मान लीजिए यह हमारा नॉर्मल है, यह हमारा सरफेस है। तो अगर हम इस केस में मान लीजिए हमारा जो लाइट है ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो यानी कि नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो नॉर्मली ये लाइन नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना है। तो हमने क्या पढ़ा है कि साइन आई, तो साइन आई तो 90 हो गया। तो अगर ये साइन 90 हो गया तो एक्चुअली एग्जैक्टली ये साइन आर भी कितना होना चाहिए, साइन आई इक्वल टू ये कांस्टेंट आना चाहिए। तो अगर ये कांस्टेंट आना है तो इस केस में भी क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा लाइट है तो कैसे ट्रैवल करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये साइन आई और साइन आर जो क्या हो जाएगा, साइन आई और साइन आर क्या हो जाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा। तो ये अनडेविएटेड होगा। जब भी मान लीजिए अगर वो ग्रेडिंग करके किसी सरफेस को जा रही है लाइट, तो क्या होता है, तो वो अनडेविएटेड ही पास करेगी। इवन हमने क्या देखा कि अगर रिफ्रैक्टेड लाइट में अगर देखेंगे, अगर हम नॉर्मल के साथ अगर 90 डिग्रीज बना रहे तो भी जो रिफ्रैक्टेड लाइट रहेगा वो भी क्या रहेगा, अनडेविएटेड रहेगा। तो इस केस में भी वो 90 डिग्रीज बना रहा है और इस केस में भी वो 90 डिग्रीज बना रहा है। तो जब भी एक्चुअली 90 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली अगर बना रहा है लाइट तो अनडेविएटेड पास करना चाहिए। हमने कंसेप्ट लिया है कि स्विमिंग पूल अपीयर शैलोर। तो देखिए हमने क्या किया है, ये वाटर है और वाटर से हमने क्या किया है कि 2 इंसिडेंट रे लिए हैं, एक रे और ये दूसरी रे। अगर हम इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं तो आइडियली क्या होना चाहिए था, ये जो रेज है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जानी चाहिए। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अगर इन रे को अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि यहाँ पीछे कहीं जाके मीट करवाए, तो पीछे जाके कहीं मीट करवाए, तो क्या हो जाएगा कि देखो इतना एक गैप बन गया है। तो ये गैप बन गया है कि ऐसा लगेगा कि ये जो बॉटम है तो यहाँ एक्चुअली हमें बॉटम दिखेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि ये जो स्विमिंग पूल है वो शैलोर है, लेकिन अगर हम उसमें जंप करते तो हमें पर्टिकुलरली पता लगता है कि ये क्या हो है कि वो ज़्यादा डीप है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फेनोमेना है उसकी वजह से हमें क्या होता है कि स्विमिंग पूल जो है वो शैलोर अपीयर हो जाता है। हमने प्रॉब्लम लिया है, हमें मीडियम दिया है। तो मीडियम का में जो लाइट का स्पीड है वो दिया है 2.4 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड मीडियम में। तो हमें पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बताइए। तो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम। अगर इसमें हम वैल्यू डालें तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट के वैक्यूम में क्या होता है
या एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर हम जो वेलोसिटी दिया है मीडियम में वो कितना दिया है 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो मीटर सेकंड है, मीटर पर सेकंड गया 10⁸ से 10⁸ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा 30/24। अगर हम इसको करें तो ये क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 दा और 3 10 दा, तो ये क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो ये जो 0.8 नहीं आएगा, 1.25 आ जाएगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो कितना आ गया है, तो ये आ गया 1.25। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला रहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। हमें प्रॉब्लम लिया है वेलोसिटी इन मीडियम हमें दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलना है मीडियम का विथ रेफरेंस टू एयर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें बोला है इन वैक्यूम, तो वो बोला है एयर में बोला है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेफरेंस टू मीडियम क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी इन एयर कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी मीडियम की कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड गया 10⁸ से 10⁸ गया, तो 3/2 कितना आ गया, तो 1.5 आ गया। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है विथ रेफरेंस टू एयर वो आ जाएगा 1.5। हमने प्रॉब्लम लिया है, हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का 3/2 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर का 4/3। तो हमें पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताइए विथ रेफरेंस टू वाटर। तो एक्चुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है वो क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम, ऐसा होता है। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें, और दूसरा जो है NW का वैल्यू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन अ मीडियम। तो मीडियम क्या इधर, तो वाटर है, तो ये मीडियम आ जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा कि अगर WNG यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेफरेंस टू वाटर करें, तो हमें क्या करना है, तो ये आ जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास NG ऊपर आ जाएगा और ये जो NW है वो नीचे आ जाएगा विद रेफरेंस टू वाटर। तो NG का वैल्यू क्या है, NG का वैल्यू है CV/V मीडियम डिवाइडेड बाय NW का वैल्यू क्या है CV डिवाइडेड बाय V मीडियम। तो यानी कि CV से CV अगर ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा V मीडियम डिवाइडेड बाय ये V मीडियम क्या है, तो ये वाटर था तो इसको हम वाटर लिखेंगे, और ये V मीडियम क्या है, तो ये एक्चुअली ग्लास है तो इसको हम ग्लास लिखेंगे। तो V मीडियम वाटर डिवाइडेड बाय V मीडियम इन ग्लास ऐसे आ जाएगा। तो ये जो CV/V मीडियम है तो इसका वैल्यू हमें कितना दिया था 3/2 दिया था, और ये जो वाटर के लिए क्या देता है CV/ मीडियम का वैल्यू 4/3 दिया था। तो ये वैल्यू अगर हम करते हो जाएगा 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 4 हो जाएगा 9/8। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रहेगा विथ रेफरेंस टू वाटर, तो हमें जो भी इनपुट दिया है तो उस हिसाब से उसका वैल्यू आ जाएगा 9/8। हमने प्रॉब्लम लिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया है हमें वाटर में 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी इन ग्लास में दिया है, तो ग्लास में हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमें पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए वाटर का विथ रेफरेंस टू ग्लास, और दूसरा हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताइए विथ रेफरेंस टू वाटर। तो अगर हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेफरेंस टू ग्लास को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं VG/VW। तो VG का वैल्यू क्या दिया है हमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है, और VW का वैल्यू दिया है हमें VW का वैल्यू दिया है 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड गया 10⁸ से 10⁸ गया, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय मान लो 22 हो गया, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 11। तो इसको अगर वैल्यू निकल तो 0. तो हो गया 9, ये हो गया 0, तो 0.90। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आएगा विथ रेफरेंस टू ग्लास तो ये 0.90 इतना आ जाएगा। अगर हम मान लें सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेफरेंस टू वाटर अगर करना है तो ये आ जाएगा VW डिवाइडेड बाई VG। तो VW कितना दिया हमें 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है, और ये VG कितना दिया है, VG का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड गया 10⁸ से 10⁸ गया तो वैल्यू आ गया 22 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 10, तो आ जाएगा 1.1। तो जो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रेफरेंस टू वाटर आ जाएगा, वो जाएगा 1.1। तो यानी कि इससे हम पता लग जाएगा कि हमारा जो वैल्यू है वो थिकर है, ग्लास है वो थिकर है। इससे हमें पता लगता है कि जो वाटर है और वाटर कंपेयर टू ग्लास क्या है, थिनर है।